नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। RAD न्यूज के खास पेशकश देश हमारा में आप सभी का स्वागत है। देश भर की खबरों से पहले एक नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर राष्ट्रमंच की हुई अहम बैठक। कहा, बैठक में मोदी पर नहीं, देश की स्थिति पर चर्चा। मोदी और बीजेपी की खामोशी से आहत चिराग की नसीहत, रिश्ते एक तरफा नहीं रह सकते। सरकार की कोविड प्रबंधन पर कांग्रेस का श्वेत पत्र, तीसरी लहर को लेकर अभी से तैयारी की मांग। PAGD के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, गठबंधन पीएम मोदी की बुलाई बैठक में होगा शामिल, गुलाम नबी आजाद की भी हामी। देश में 91 दिन बाद कोविड-19 के 50,000 से कम नए मामले, 67 दिन बाद मौत के सबसे कम आंकड़े। और दिल्ली पुलिस का दावा, उपहार सिनेमा अग्निकांड में दोषी ठहराए गए सुशील अंसल ने पासपोर्ट नवीनीकरण कराने के लिए किया फर्जीवाड़ा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की इस हफ्ते होने वाली बैठक से पहले कांग्रेस के सीनियर नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि पूर्ण राज्य की बहाली इस बैठक का टॉप एजेंडा है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया था तो पूर्ण राज्य का दर्जा वापस ले लिया था और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। गुलाम नबी आजाद को भी 24 जून को होने वाली इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। गुलाम नबी आजाद ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि इस बैठक में पूर्व राज्य की बहाली अहम मुद्दा है, लेकिन वे अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने की मांग करेंगे या नहीं, इस पर कुछ नहीं बोले। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद मोदी सरकार वहां के नेताओं के साथ पहली बार इस तरह की वार्ता करने जा रही है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पूर्ण राज्य की बहाली की बात संसद में भी कही गई थी। क्या गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को फिर से लागू किए जाने की मांग करेंगे? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैं इस मामले में जम्मू और कश्मीर के कांग्रेस नेता से बात कर रहा हूं। इसके बाद मैं पार्टी से मार्गदर्शन लूंगा। इसके लिए कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बात करूंगा। इसके साथ ही उन सहकर्मियों से भी बात करूंगा जो इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पूर्ण राज्य की बहाली हमारा टॉप एजेंडा है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कोविड-19 पर ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र की मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री के आंसू बहाने से लोग नहीं बचेंगे। राहुल ने कहा, सब परिवार जानते हैं कि उनके परिवार के लोग मरे तो वहां प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री के आंसू ने उन्हें नहीं बचाया था। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन की जरूरत को गंभीरता से नहीं लिया। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता तब चुनाव था, लेकिन लोग मर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि निजी अस्पतालों में पैसे से वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में बिना पैसे के वैक्सीन लगाई जा रही है। राहुल ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री की मार्केटिंग का नतीजा पूरी दुनिया ने देखा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोविड के खिलाफ जंग में जीत की घोषणा करने में जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। राहुल ने आगे कहा कि मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं कि कोविड देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। कोविड को लेकर केवल मैं सरकार को आगाह नहीं कर रहा था, बल्कि कई लोग कर रहे थे। वैक्सीन की दूसरी डोज में देरी राजनीतिक वजह है। वैक्सीन की कमी है, इसलिए देरी की जा रही है। सुनिए राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा है। रणदीप जी, मैं हिंदी में भी बोल देता हूं। व्हाइट पेपर का लक्ष्य एक प्रकार से रास्ता दिखाने का है। हमने 4 मेन पॉइंट्स निकाले। पहला पॉइंट जो मैंने बोला, जो तीसरी वेव आने वाली है उसकी तैयारी, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयां, इन चीजों का आज प्रिपरेशन कि जब थर्ड वेव आए, हिंदुस्तान के हर शहर में अस्पताल, गांव में जो सपोर्ट की जरूरत है वो सब तैयार मिले। जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाए और बिना कोई कारण डेथ ना हो। जो नीडलेस डेथ है, जो एक प्रकार से लाखों लोग
नीडलेसली मरे हैं सेकेंड वेव में, वो फिर से ना। दूसरा पॉइंट, कोविड सिर्फ बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, कोविड इकोनॉमिक सोशल बीमारी है। और इसलिए हमने सरकार को सबसे गरीब लोगों को, छोटे बिजनेसेस को, मिडिल साइज बिजनेसेस को आर्थिक सहायता देने की जरूरत है। हमने एक न्याय का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर नाम प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगे उसका नाम बदल दें, बट बेसिक कॉन्सेप्ट कि गरीबों के जेब में, गरीबों के घर में हम डायरेक्ट फंड्स पहुंचाएं। और चौथा जो हमारा पिलर है कि एक कोविड कॉम्पेंसेशन फंड बनाया जाए। जिन परिवारों के घर में जो ब्रेड अर्नर्स हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनका कॉम्पेंसेशन दिया जाए, उनको डायरेक्ट कोविड फंड से उनको सहायता दी जाए। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह को दूर करने के प्रयास तेज हो गए हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की राजधानी दिल्ली में 3 सदस्यीय कांग्रेस कमेटी के साथ बैठक हो रही है। यह बैठक संसद में सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में हो रही है। खबर है कि बार बार पेशी होने से अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से भी नाराज हैं। पहले भी वह हाईकमान से कई मुद्दों पर अलग रुख रखते रहे हैं। कैप्टन 4 जून को भी कांग्रेस हाईकमान के सामने पेश हुए थे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने के फैसले पर पीएम मोदी को धन्यवाद कहा था। पंजाब में चुनाव से पहले गुटबाजी के बीच अमरिंदर की इस अलग सुर के कई सियासी मायने निकाले गए हैं। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर दिखी, लेकिन कैप्टन ने सराहना की थी। दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपनी अलग पार्टी भी बना सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। पिछले कुछ समय से गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के विरुद्ध कार्रवाई नहीं किए जाने का मुद्दा बनकर सिद्धू कैप्टन के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में हाल ही में अमरिंदर के गृह जिला पटियाला में होर्डिंग लगाए गए थे, जिसमें अमरिंदर पर उंगली उठाते हुए गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। रामविलास के बेटे और लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने अपनी पार्टी में आए बवंडर को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने एलजेपी में टूट के लिए उन्हें जिम्मेदार बताया है। मंगलवार को एक पत्र जारी कर चिराग ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। चिराग ने अपने पत्र में लिखा है, रामविलास पासवान के जीते जी नीतीश कुमार ने उनकी राजनीतिक हत्या की कोशिश की। दलित और महादलित का बंटवारा उसी का हिस्सा था। रामविलास पासवान ने दलित और महादलित के बीच कभी कोई भेदभाव नहीं किया। नीतीश कुमार ने मुझे और मेरे पिता को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन इसके बावजूद हम झुके नहीं। मेरे पिता ने नीतीश कुमार से कभी कोई समझौता नहीं किया। 2017 में नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आए तो मेरे पिता बहुत सहज नहीं थे, लेकिन पापा ने प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास रखते हुए इसे भी स्वीकार कर लिया था। चिराग ने आगे कहा, मेरी पार्टी और मेरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ। एक शेर का बेटा किसी भी हालत से ना तो डरता है और ना ही घबराता है। चाचा मुझसे पूछ रहे हैं कि उन्हें बिहार प्रदेश अध्यक्ष से क्यों हटाया गया, जबकि उन्हें इस पद से रामविलास पासवान ने ही हटाया था। सांसद चिराग पासवान ने बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होकर लड़ने के मामले में बड़ा खुलासा किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए लोजपा को बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 15 सीटें दे रही थी, जिस वजह से हमने अलग होकर लड़ने का फैसला किया। अपने ट्विटर हैंडल पर पत्र शेयर करते हुए लोजपा नेता चिराग पासवान ने लिखा, बिहार चुनाव में हमारी पार्टी को 25 लाख वोट मिले, वो भी तब जब पार्टी सिर्फ 135 सीटों पर चुनाव लड़ी। अगर हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ते तो हमारी पार्टी को करीब 10% वोट जरूर मिलता। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले आज का न्यूज स्कैन में आज हम स्कैन करेंगे कि कैसे घर से काम करने की संस्कृति ने हमारे काम करने के अंदाज को बदल दिया है। पिछले साल कोविड-19 महामारी के दस्तक देने के बाद दफ्तर बंद करने को मजबूर हुई अनेक कंपनियों को घर से काम करना पड़ा। अब 1 साल बाद धीरे धीरे कर्मचारियों ने इस कार्य संस्कृति के अपनाना शुरू कर दिया है।
आईटी कंपनी में काम करने वाले मोहित गुप्ता अपने अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि घर से काम करने के लाभ और नुकसान दोनों हैं। एक और जहां इसने कार्य जीवन के संतुलन को बर्बाद कर दिया है, तो दूसरी ओर मुझ जैसे लोग शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इसकी वजह से मैं और मेरा परिवार सुरक्षित है। माइक्रोसॉफ्ट के कार्य प्रवृत्ति सूचकांक 2021, जिसमें कहा गया है कि अधिक उत्पादकता की वजह से कार्यबल पर काम का बोझ बढ़ गया है, इससे सहमति जताते हुए गुप्ता कहते हैं, आज मुझे इतना काम था कि मैं नहा भी नहीं सका। दफ्तर के समय में वृद्धि हुई है और मैं सुबह 9 से रात 11 बजे तक काम में लगा रहता हूं, जिसकी वजह से मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पाता। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणामों की गणना के लिए एक पोर्टल बनाया है, ताकि अंकों या फिर ग्रेड का व्यवस्थित ढंग से आकलन किया जा सके और समय की बचत हो। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। CBSE ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए अंकों के सारणीयकरण के लिए नीति जारी की है। इस संबंध में CBSE ने अपने स्कूलों के परिणाम की तैयारी के परिणाम समिति स्कूलों की सहायता करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत बोर्ड के IT विभाग ने एक पोर्टल तैयार किया है, जो 12वीं कक्षा के परिणामों की गणना के लिए सभी संबंधित स्कूलों को सुविधा प्रदान करेगा। उच्चतम न्यायालय ने अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले पर मंगलवार को रोक लगा दी। राणा महाराष्ट्र में अमरावती की सुरक्षित संसदीय सीट से निर्दलीय सांसद है। न्यायमूर्ति विनीत शरण और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने राणा की अपील पर विचार करते हुए महाराष्ट्र सरकार और सांसद के जाति प्रमाण पत्रों के खिलाफ शिकायत करने वाले व्यक्ति समेत अन्य को नोटिस जारी किए। उच्च न्यायालय ने 9 जून को राणा का जाति प्रमाण पत्र यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि उन्होंने इसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी से हासिल किया है। अदालत ने राणा पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि 59 लोगों की जान लेने वाले 1957 के उपहार सिनेमा अग्निकांड में दोषी ठहराए गए सुशील अंसल ने अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने के लिए फर्जीवाड़ा किया और अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा की अदालत में दायर 8 पृष्ठों के आरोप पत्र में पुलिस ने दावा किया है कि अंसल ने शपथ पत्र में यह कहकर सरकारी अधिकारियों को गुमराह किया कि उसे किसी भी अदालत द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। अंशल को 2013 में तत्काल आवेदन पर जारी पासपोर्ट के संबंध में पुलिस ने कहा कि यह पाया गया है कि तत्काल पासपोर्ट योजना के तहत दिए गए शपथ पत्र में अंशल ने कहा है कि उसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। देश में 91 दिन बाद कोविड-19 के 50,000 से कम नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि भारत में 91 दिन बाद बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 50,000 से कम यानी कि 42,640 नए मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,99,77,861 हो गई है। वहीं 79 दिन बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या 7 लाख से कम हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में 1,167 और लोगों के संक्रमण से मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 3,79,302 हो गई है। देश में 68 दिन बाद संक्रमण से मौत के इतने कम मामले सामने आए हैं। मंत्रालय की ओर से सुबह 7 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 रोधी टीके की सर्वाधिक 86.16 लाख खुराक लोगों को दी गई है। दुनिया में कहीं भी एक दिन में इतनी खुराक नहीं दी गई है। देश में अभी तक टीके की कुल 28.87 करोड़ खुराक लोगों को दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 के टीकों की 2.14 करोड़ से अधिक खुराक अब भी उपलब्ध है। मंत्रालय के सुबह 7 बजे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में कोरोना रोधी टीकों की 86.16 लाख खुराक लगाई गई, जो दुनिया में अब तक एक दिन में लगाई गई खुराकों की सर्वाधिक संख्या है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अब तक कुल 28.87 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों की भारत सरकार की ओर से मुफ्त और प्रत्यक्ष
राज्य खरीद श्रेणी के माध्यम से 29.35 करोड़ खुराक प्रदान की गई है। इसमें से कुल खपत बर्बादी सहित 27 करोड़ 20 लाख 14,523 खुराक हैं। आयकर विभाग ने TDS काटने और TCS संग्रह करने वालों के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की है, जिसके जरिए उन व्यक्तियों की पहचान हो सकेगी, उन आयकर दाताओं की पहचान हो सकेगी जिन पर 1 जुलाई से ऊंची दर से कर वसूला जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में यह प्रावधान किया गया है कि पिछले 2 वित्त वर्षों में आयकर रिटर्न नहीं भरने वाले उन लोगों के मामले में स्रोत पर कर कटौती के और स्रोत पर कर संग्रह अधिक दर से होगा, जिन पर 2 वर्षों में प्रत्येक में 50,000 रुपए या उससे अधिक कर कटौती बनती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सोमवार को रिटर्न नहीं भरने वाले ऐसे लोगों के मामले में उच्च दर से कर कटौती संग्रह को लेकर धारा 206 AB और 206 CCA के क्रियान्वयन को लेकर सर्कुलर जारी किया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने मंगलवार को नारद स्टिंग टेप मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कानून मंत्री मलय घटक की याचिकाओं पर सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया। मामले में CBI द्वारा तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को गिरफ्तार किए जाने के दिन दोनों ही भूमिकाओं के संबंध में याचिका दाखिल की गई। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति बोस की अवकाशकालीन पीठ जैसे ही आज की सुनवाई शुरू करने के लिए बैठी, न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि उनके साथी न्यायाधीश खुद को अपीलों पर सुनवाई से अलग कर रहे हैं। पीठ की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि अब इस विषय पर प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन के समक्ष रखा जाएगा, जो इस संबंध में फैसला ले सकते हैं। याचिकाओं को आज ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। खबरें कारोबार जगत की। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि बीते साल दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में सबसे तेज वृद्धि हुई है। हालांकि इस दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आई। इससे देश की वित्तीय स्थिरता को लेकर जोखिम पैदा हो सकता है। SBI के अर्थशास्त्रियों ने नोट में कहा है कि खुदरा निवेशकों ने बाजार में काफी रुचि दिखाई है। वित्त वर्ष 2020-21 में खुदरा निवेशकों की संख्या में 1.42 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। वहीं अप्रैल और मई में इनकी संख्या 44 लाख और बढ़ गई है। देश के सबसे बड़े बैंक के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि इस दौरान शेयर बाजारों में वृद्धि की वजह ये रही है कि अन्य वित्तीय उत्पादों पर रिटर्न की दर कम है। साथ ही वैश्विक स्तर पर तरलता बेहतर हुई। इसके साथ ही आवाजाही पर अंकुशों की वजह से लोग घर पर ज्यादा समय बिता रहे हैं, जिससे वे अधिक ट्रेडिंग कर रहे हैं। रुक करते हैं देश की बाहर की खबरों की ओर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनेटर शेरी रहमान ने सीनेट में इमरान खान की सरकार की ओसामा बिन लादेन को लेकर आलोचना की है। शेरी रहमान ने कहा है, जो व्यक्ति हजारों की मौत के लिए जिम्मेदार है, उसे शहीद कैसे घोषित किया जा सकता है। सीनेट में शेरी रहमान ने कहा, ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को शहीद कैसे कहा जा सकता है। अल-कायदा को खत्म करने में हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इसे अमेरिका भी मानता है। जिसने हजारों बेगुनाहों को मारा, उसके बारे में सुनने में आ रहा है कि वो शहीद है। इस्लाम में बच्चों और औरतों की हत्या करने वाली कौन सी शहादत होती है? ये मदीना की कौन सी रियासत है जहां एक दहशतगर्द को शहीद का दर्जा दिया जा रहा है? सुनिए शेरी रहमान ने क्या कुछ कहा। और करारदादें मूव की, जिससे हमारी मुसल्लह अफवाज ने फिर कुर्बानियां दे दे के अल-कायदा को पाकिस्तान की सरजमीन से खत्म किया है। और ये खत्म किया और ये अमेरिकनों ने एक्नॉलेज किया। मैं उस वक्त एम्बेसडर सी 2012 में, जब अल-कायदा के बारे में कहा गया और हमने कहलवाया अमेरिकनों से और नेटो से कि बोलो इसमें पाकिस्तान का किरदार है, क्योंकि हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। रोज हमारे फौजी और इसमें कुर्बानी देते हैं, शहीद होते हैं, और रोज हमारे बिल्कुल इनोसेंट सिविलियंस भी, चाहे वो दरगाह हो या स्कूल में, कुर्बानी देते। अब हमें सुनने में आ रहा है, पहले भी सुनने में आया कि ओसामा बिन लादेन शहीद हैं। कौन सी शहादत होती है इस्लाम में जब आप बच्चों को, औरतों को, लोगों को इस तरह हलाक करते हैं, टेररिज्म का हदफ बनाते हैं? ये तो तय हो चुका था पाकिस्तान में। ये कौन सी मदीना की रियासत है जहां इस तरह के टेररिस्ट को, दहशतगर्द को, जो इस्लाम के बिल्कुल मुतरादिफ है, उसको आप एक दर्जा दे रहे हैं शहादत का? इस पार्टी से हूं
जहां वो ये कभी नहीं होने देती, वो खुद अपनी शहादत देना मंजूर करें, बजाय इसके कि उन पर जो बम बरसा रहे हैं लोग, उनको शहीद किया जाए। और आपके खारजा वजीर, जिनके हम एहतराम करते हैं, उन्होंने इज्तनाब किया एक फॉरेन इंटरव्यू में कहने से कि मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप उनको दहशतगर्द क्यों नहीं कह सकते, जो आपके मुल्क को इस वक्त इतने मुश्किल में अभी तक डाले हुए हैं? और इस वक्त जब पाकिस्तान का इतना सेंसिटिव और हसास मोमेंट है खारजा पॉलिसी में, अफगान फोर्सेस से यूनाइटेड स्टेट्स जुलाई 4 तक चला जाएगा, आप लिख लीजिए, और 4 जुलाई तक चले जाएंगे वो, और आप फंस जाएंगे फिर वो 30 साल पुराने देरीना मसले में, जहां आपने बेशक तालिबान और अलकायदा में तफरीक की है, लेकिन उसामा बिन लादेन अलकायदा का सरबराह था, उसने वो दहशतगर्द साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जांच करती है कि हम पर जो बम बरसाते हैं उनको आप शहीद कहते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें पता नहीं वो शहीद है या नहीं है। He's a terrorist, clearly and unambiguously.